गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे। एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम मैथ्स का एक पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों को हम आपको पार्ट वाइज करके कम कम क्वेश्चन में, ताकि आप पूरे सवाल को देख सके। एक इकट्ठा आपको हम बर्डन नहीं डालेंगे, हर सेट के क्वेश्चन को हम लाएंगे और 10, 15, 20 को ऐसे करके एक सीक्वेंस में, कभी मैथ्स कभी रीजनिंग, सारे आपको हमारा कोशिश रहेगा कि एग्जाम तक आपको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रूबरू करा दें। तो आज से हम मैथ्स में पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बहुत हेल्पफुल करेगा और इससे आपको ये होगा कि भटकना नहीं पड़ेगा। आपको एक दायरा पता चल जाएगा कि हमें किस दायरे में रह करके प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 के आज हमने क्वेश्चन लाए हुए हैं और मैं आपको डेट भी बता दूं, ये नून शिफ्ट का है, आफ्टरनून शिफ्ट का है। 4 शायद फरवरी है या कुछ डेट होगा, हम लिखे भी हैं, तो उसका डे है। और आप, मैं 10 क्वेश्चन आज लेकर के आया हूं। आज हम लोग ध्यान दें और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको उन बच्चों के लिए बहुत हेल्प होगा जो एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले हैं। और चूंकि मैथ्स का एक सिलेबस है और उसमें कुछ कॉमन सिलेबस जो है वो जितनी भी परीक्षाएं होती है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या स्टेट एग्जामिनेशन हो, उस सब में कॉमन ही होता है। कम ज्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, हालांकि इस समय डिफिकल्टी लेवल का कोई मतलब ही नहीं है। हर एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही टाइप के पूछ रहा है। आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि सीजीएल में बहुत आसान सवाल कहीं आ जा रहे हैं, सीएचएसएल में बहुत कठिन आ जा रहा है। तो क्वेश्चन का कोई एक फिक्स नहीं है कि यहाँ बहुत कठिन आएगा। है अल्टीमेट मैथ्स पढ़ना, और मैथ्स में हमें एक ऐसे प्रिपरेशन को, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जिसमें हम एक मॉब, एक पूरा जो उसका कैटेगरी है उसको, जैसे हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में हमें उस प्रिपरेशन को टच कर जाना है जिस लेवल के सवाल ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग मैथ्स में आज जो सीरीज लेकर के आए हैं, ये सीरीज है तो रेलवे का क्वेश्चन, लेकिन ये आपको ग्रुप डी में भी काम करेगा, एसएससी जीडी में भी काम करेगा और अदर भी एग्जाम में आपको काम देगा। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा और सब कुछ ठीक रहा फिर एक बार कहेंगे कि इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए होंगे तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। और थोड़ा सा भी अगर हमारे इस पहल से आपको फायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज एक इंफॉर्मेशन कि हमने वनडे के लिए एक बैच स्टार्ट किया हुआ है ऑफलाइन, जो 10 से 1 है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो ऑफिस में संपर्क करेगा और आकर के क्लास करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पीवाईक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीवाईक्यू से एक फायदा ये होता है ना कि आपको हर वैरायटी के प्रैक्टिस मिलती रहती है, लेकिन ये ज्यादा फायदा उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो तैयारी किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, बस उनको रिवीजन के लिए है। जो फर्स्ट टाइम बच्चा देखेगा उसको ये विशेष कारगर नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि वर्क एंड टाइम में होता क्या है। तो जो कभी पढ़ा है और एक आध एग्जाम दिया हुआ है और आगे एग्जाम के प्रिपरेशन में लगा होगा, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है कि x एंड y कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी x और y किसी काम को 15 और 20 दिन में क्रमशः कर रहे हैं। द एफिशिएंसी ऑफ z इज 5/2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ x। यानी कि x की जो क्षमता है, z की जो क्षमता है वो x का 5/2 है। तो सवाल में बोला है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले आपसे पूछा है कि कितने दिन में सेम वर्क वे करेंगे जब वे साथ में करते हैं। तो भाई टाइम एंड वर्क में जो टाइम की जब हम बात करते हैं कि टाइम, तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाई वन डे वर्क। ठीक, टोटल वर्क जो होता है उसको हम 100% कंसीडर करते हैं अगर नहीं दिया है तो, और 100% का मतलब एक होता है। 100% हर वैल्यू होती है। हम इसका मतलब कि टोटल वर्क के लिए हम अपने से कोई भी एक वर्क सोच सकते हैं और उसी पर हम एक दिन का काम निकालेंगे और कोई। अब बात आ गई कि ये टाइम किसका निकालना है, तो कह रहा है कि तीनों मिल करके काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में, यानी कि कुल काम, और यहाँ पे वनडे में तीनों का काम हो गया, यानी x + y + z का काम होगा।
अब बात आगे आते हैं क्वेश्चन समझने के लिए क्या है। तो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो z की इफिशियंसी है वो x से π/2 है। π/2 का मतलब x बाई z की अगर हम बात करते हैं तो z ज्यादा है x से, इसका मतलब कि x अगर 2 यूनिट काम करता है तो z 5 यूनिट काम करेगा। ठीक, ये इनकी इफिशियंसी है। अब आपको मालूम है कि जो इफिशियंसी होता है जस्ट उसका रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स में टाइम होता है। तो टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा 5/2। इसका मतलब कि जितना 5 समय में जितना काम x करेगा उतना ही काम को z 2 समय में करेगा। और यहां पर हमारे पास जो बात हुई है उसमें x का टाइम दिया हुआ है कि x जो है वो कितने दिन में कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर x तो 15 दिन में कर रहा है, और यहाँ x का 5 है जो 5 की वैल्यू 15 है, यानी कि 3 गुना पर है तो 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये भी 3 गुना पर। इसका मतलब अब सवाल ये आ गया कि x किसी काम को 15 दिन में करता है, y उसी काम को 20 दिन में करता है और z उसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक, तो टोटल वर्क के लिए हम लोग करते क्या है बेसिकली कि टाइम का एलसीएम कंसीडर कर लेते हैं जो कि 60 काम हो जाएगा। 15, 20 और 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक, तो 60 टोटल काम हो गया और तीनों का एक दिन का काम लेंगे तो 15 दिन में अगर ये 60 काम करते हैं तो इनका एक दिन का काम 4 होगा। अगर ये 20 दिन में 60 करते हैं तो इनका एक दिन में 3 होगा, और अगर ये 6 दिन में 60 काम करते हैं तो इनका एक दिन में 10 काम होगा। ठीक है, तो तीनों मिल जाए तो काम एक दिन में कितना होगा, 4, 3, 7 और 10, 17। 17 काम एक दिन में होगा और काम करना है 60, तो 60/17 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 60/17 का मतलब 17 या 51 और 9 60, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं आपको एक बात समझाऊंगा, फिर से समझिएगा। सबसे पहले हम z का समय नहीं दिया है तो z का समय निकालेंगे, और z का रिलेशन जो है वो दिया गया है x के कंपैरिजन में कि x से 5/2 इफिशियंसी उसकी ज्यादा है। तो मैंने कहा कि z और x की इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं, फिर से मैं आपको इधर समझा रहा हूं समझिएगा, तो ये हो जाएगा 5 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। ये इफिशियंसी है यानी कि काम है, तो टाइम इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर ये 2 समय लेगा तो ये 5 समय। अब सवाल में दिया गया है कि x तो 15 दिन ले ही रहा है, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे 15 आ रही है, तो हर कोई जानता है कि 2 की वैल्यू इस केस में 6 हो जाएगी। ठीक, तो अब हमारा सवाल आ गया कि x 15 दिन में, y 20 दिन में और z 6 दिन में करता है, तो तीनों मिल करके काम कितने दिन में करेंगे। इन तीनों का एलसीएम को मैंने टोटल वर्क समझा और इनका एक एक दिन का काम रेट ऑफ वर्क किया है, 4, 3, 7, 3, 10, तीनों मिल करके 17 काम करेंगे, तो 60/17 समय लगेगा, और 60/17 का मतलब हो गया हमारे हिसाब से 3 से 9/17 दिन। ठीक, ये आपका सवाल था। अगला क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल आ गया है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 का क्वेश्चन है। अभी देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, अभी ये देखिए लिखा है मैंने कि सीबीटी, अभी मैं बोला भी था एनटीपीसी सीबीटी 1 4/2/2021, यानी कि ये सारा क्वेश्चन जो है इसी डेट का है, जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसी डेट का क्वेश्चन है। और दूसरा सवाल पे हम आए थे, दूसरा सवाल पे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और बोला है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर बोला है साइन थीटा और इधर कॉसेक थीटा। एक चीज यहाँ पे मैं करेक्शन करूंगा, आप देखिएगा ये कॉस नहीं है, यहां पर जो बात हो रही है ये कॉसेक थीटा की बात हो रही है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा कॉस नहीं है, कॉसेक थीटा है और इसकी वैल्यू √2 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। तो ये a है और ये b है, a और b की वैल्यू दिया हुआ है, और आपको मालूम है कि अगर मैं कॉस का उल्टा करता हूं, कॉसेक का उल्टा करता हूं, तो कॉसेक ये 1/sin होता है। ठीक है, तो हम लोग एक अलजेब्रा में एक्सप्रेशन पढ़ते हैं कि अगर x माइनस 1/x बराबर अगर k दिया गया है तो x³ माइनस 1/x³ किसके बराबर होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं k³ प्लस 3k होता है। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक है, लेकिन ये बात तब की है जब a और b एक दूसरे के इनवर्स हो, यानी कि a इंटू b 1 होते हैं तब। तो आप देखिए कि ये a है और b जस्ट उसका उल्टा है, तो यहां पर देखिए ये a है और b जस्ट उसका उल्टा है ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं k³ प्लस 3k, अगर माइनस की बात करता है तो
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका उत्तर निकालेंगे के क्यू प्लस 3k। अब रही बात कि k क्या है यहाँ पर, तो k जो दिया गया है x माइनस 1/x, यही मैंने लिखा है k है, और यहाँ पर k की वैल्यू दिया हुआ है √2। तो √2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 3√2। तो 3 और 2 5, यानी कि फाइनली 5√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन है ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन। आपको बस ऑब्जर्वेशन यही था कि यहाँ साइन थीटा है और यहाँ कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक का मतलब ही होता है 1/sin, तो साइन थीटा यानी कि ये हमारे लिए अगर कहा जाए कि a है तो ये हो जाएगा 1/a। तो a माइनस 1/a हमको दिया हुआ है √2, और आपसे पूछा है AQ माइनस 1/AQ की वैल्यू, जो बराबर होता है KQ प्लस 3k, और k क्या होता है, जो इनकी वैल्यू दिया गया होता है। ठीक है, तो 5√2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सीरीज है, देखिए कंपटीशन में इस समय सिलेक्शन का जो मेन आपका आधार है वो है आपकी मैक्सिमम सही डायरेक्शन में की गई रणनीति के साथ प्रैक्टिस। सब लोग तैयारी कर रहा है, सब लोग पढ़ रहा है, लेकिन उन सब लोगों में आप डिफरेंट कैसे हैं, ये आपकी स्किल तय करेगा, ये आपकी इफिशियंसी तय करेगी, ये आपका स्टाइल तय करेगा, है ना। तो इस समय हार जीत, मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि अगर आप CBT 1 में जा रहे हैं, CBT 1 में, और CBT 1 में अगर मैं बात करूं कि 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस है, और इसके लिए हमें टाइम मिल रहा है 90 मिनट्स का, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की आपकी इफिशियंसी क्या है, और ये मान करके चलिए कि 100 में क्वेश्चन में अगर 90 मिनट का है, तो आप 90 मिनट में कम से कम आपको 80 प्लस स्कोर करना ही करना है। ठीक है, 80 प्लस की बात करेंगे हम, और इसी की तैयारी आपको करनी है, 100 की तैयारी नहीं करनी है। यानी कि आपको मैथ और रीजनिंग आपके लिए बोनस वाला सेक्शन होगा, क्योंकि जीएस जो होता है उसमें आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आप इतना करोगे ही करोगे, लेकिन मैथ रीजनिंग की अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो एक मन में आत्मविश्वास जरूर क्रिएट होता है कि नहीं, मैथ्स और रीजनिंग के अगर ये सवाल आते हैं तो हम कर लेते हैं, है ना। टाइम को ध्यान में रखना है, आपको किस स्पीड से क्वेश्चन पर कितना वक्त देना है, ये सारी। और एक पेपर का एक दूसरी बात ये भी होती है कि अगर किसी सवाल में कभी कुछ ज्यादा टाइम लगता है, तो कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जहां पर आप देखते ही उत्तर निकाल लेते हैं, है ना। तो उसका टाइम और ज्यादा वाला टाइम वो बैलेंस कर जाता है। तो कहीं कुछ सवाल 20 सेकंड 10 सेकंड में भी हो जाते हैं, कुछ सवाल में 1 से ज्यादा मिनट भी लग जाता है, तो वो सारी चीजें बैलेंस करती है। लेकिन प्रैक्टिस आप करके टाइम सेव में कम समय में ज्यादा से ज्यादा की प्रैक्टिस करनी है। और अब वो दौर आ गया है कि आप खुद को रोज टेस्ट करिए, स्पीड वॉच लगाइए, क्वेश्चन लीजिए, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर के देखिए कि उस क्वेश्चन को हम उतने टाइम में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और अटेम्प्ट में भी मैंने सही कितना किया, कितने पर मैंने मैथमेटिकल ढंग से किया, कितने पर मैंने लॉजिकल दिया, कितने को मैंने ऑप्शन से किया, वो सारी चीजें आप मिलाते रहिए, वो सब कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक नंबर का सीरीज दिया गया है और कह रहा है कि सीरीज का माध्यिका बताना है और बहुलक बताना है, और जो माध्यिका और बहुलक आएगा उसका डिफरेंस ज्ञात करना है। माध्यिका और बहुलक, माध्यिका यानी कि मीडियन, और बहुलक का मतलब मोड। ठीक है, अब मेरे भाई मीडियन और मोड का मतलब क्या होता है, तो सिंपली मीडियन को अगर हम डिफाइन करते हैं, मीडियन क्या होता है, तो मीडियन का मतलब होता है कि जो एक सीक्वेंस में रखने के बाद जो बीच में पड़ता है वो उसका मीडियन होता है। तो इसका मीडियन, इस पूरे सेट का या इस पूरे टर्म्स का मीडियन की बात करेंगे तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीचों बीच पड़ेगा वो इसका मीडियन होगा। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, तो हम देखेंगे कि इस पूरे सेट में 2 की बात कर रहे हैं तो 2 लिखते हैं, जितनी बार है उतनी बार लिखेंगे, 2 बार है। फिर 3 की बात करें, 3 बार है। फिर उसके बाद 5 की बात करें तो 5 भी 2 बार है। फिर 7 की बात करें तो 7 भी 2 बार है। और फिर 9 की बात करें तो 9 1 बार है। ठीक, तो ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब मीडियन कहता है कि जो बीच में पड़े, और बीच की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स है। 2 2 4 2 6 2 8। मैंने किसको कम लिख दिया है? अच्छा, एक 3 और है, एक 3 और है, ठीक है। तो ये इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। 10 नंबर है। अब 10 नंबर में बीच की बात करें तो 5 एक साइड निकलेगा, 5 एक साइड निकलेगा, बीच तो खाली पड़ गया। तो 3 और 5 के बीच में जो बैठा होगा वही इसका मीडियन होगा। तो आप कहेंगे सर जी 3 और 5 के बीच में 4 आता है। और बीच कैसे निकाला जाता है? पहला और दूसरा पद को जोड़ करके आधा करने पर सेंटर आता है। तो 5 3 8, 8 का आधा 4, 4 इसकी बीच वाली स्थिति आई और बीच वाला इसको मीडियन का है। तो ये हमारा मीडियन हो गया। अब मोड की बात करता है कि मोड क्या होगा। तो भाई किसी सेट में जो डिजिट मैक्सिमम टाइम आया होता है वो उसका मोड होता है। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि सारे नंबर, सारे डिजिट 2 बार है, बस 3 जो है वो 3 टाइम्स है। तो मीडियन मोड इसका 3 हो जाएगा। तो मीडियन 4, मोड 3। आपसे पूछा है मीडियन और मोड का डिफरेंस क्या होगा, तो 4 और 3 का अंतर मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 3 चीजें, मीन यानी कि एवरेज, मीडियन यानी कि मिडिल नंबर। अब मिडिल नंबर कौन सा? तो मिडिल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखने के बाद, बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो बीच में पड़ता है, जो बीच में पड़ता है। ठीक है। जब किसी सेट को आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे जो बीचों बीच आता है वो उसका मीडियन होता है। और उसके बाद मोड, मोड का मतलब जिसका मैक्सिमम टाइम अपीयरेंस हो, अपीयरेंस है ना। तो जो मैक्सिमम टाइम आया होता है वो मोड होता है। नाम ही है इसका बहुलक। बहु का मतलब होता है ज्यादा, जो ज्यादा बार दिखे वो उसका बहुलक है। जो सजाने के बाद बीच में आकर के बैठ जाए वो इसका मीडियन है। और जो उन सबका एवरेज हो वो उसका मीन है। और एवरेज बराबर क्या होता है? सबको जोड़ करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो मीन पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टेलीविजन, प्रॉफिट लॉस का सवाल है। एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी को 24,750 रुपया में बेचकर 10% का प्रॉफिट कमाता है। मेरे भाई 10% का प्रॉफिट कमाने का मतलब हुआ 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 रुपए के सामान को 11 रुपया में बेचेंगे तो हमें फायदा होगा 10% का। और 11 रुपया में बेचे हैं तो मेरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 24,750, 11 की वैल्यू 24,750 है। ठीक, तो सीपी निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं 11 दूना 22, यहां पे क्या बचा 2 और 7, फिर 11 दूना 22 और 11 पांचे 55। 2250 गुना ये चल रहा है तो इसका भी 2250 गुना अगर आप कर देते हैं ये आ जाएगा 22,500। ये इसकी लागत होगी, दैट इज कॉल्ड सीपी। अब कह रहा है कि यदि उत्पादन लागत में 15% वृद्धि हो जाए, तो आप बताइए कि 15% वृद्धि हो जाए और फिर कह रहा है कि 15% इसमें लाभ कमाना है। अब यहीं पर मैं सीधे सीधे इसकी बात को अप्लाई कर दूं कि 15% वृद्धि यानी कि 15 बढ़ाएंगे फिर भी 15 हमको प्रॉफिट चाहिए। चाहे तो हम यहाँ पे सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 15-15 का सक्सेसिव क्या होगा? तो 15-15 का सक्सेसिव होगा 15 + 15 + 15 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये हो जाएगा 32.25। ये इसका, यानी कि अगर मैं इस कीमत को डायरेक्ट इतना बढ़ा दूं तो हमें ये वाला कंडीशन मिल जाएगा और ये वाला कंडीशन भी मिल जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब हमें 22,500 को इतना परसेंट बढ़ा करके हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि सेल करने के लिए वो कीमत बनानी पड़ेगी। तो अगर कोई वैल्यू इतना परसेंट बढ़ती है तो डायरेक्ट हम इसको कह सकते हैं कि ये 132.25% पर इसके जाएगा। ठीक, अब यहां पे हम लोग हिट एंड ट्रायल का सहारा लेंगे, डिजिटल सम। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डिजिटल सम की बात करें तो देखिए 5 2 7 2 9, 9 का मतलब 0 होता है, यानी कि 0 इंटू नंबर बराबर उत्तर का डिजिट सम या डिजिटल सम 0 आना चाहिए। तो देखिए 6 2 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 2 28, 28 और 5 33।
33 का डिजिटल सम 6 होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 2 9 खत्म हो गया, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 का डिजिटल सम 7 होगा, ये भी नहीं होगा। हमें कितना आना चाहिए? 9 यानी कि 0, 9 आना चाहिए। तो देखिए ये 9 खत्म हो गया, 7 2 9 ये भी आ गया, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, और 18 को फिर जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले सीपी निकाल लिया जो 22,500 आ रहा था। अब उसके बाद कह रहा है कि 15% लागत को भी बढ़ाना है, 15% प्रॉफिट भी, यानी कि 2 बार सक्सेसिव में 15% चेंजिंग करेंगे तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा, चेंज होगा वैल्यू, वो 32.25% होगा, और 32.25% हमको बढ़ाना पड़ेगा ये वाला कंडीशन प्राप्त करने के लिए, और ये वाला भी। तो अगर किसी वैल्यू में 32.25% अगर वृद्धि होती है तो 100% तो पहले अगर हम कहते हैं कि 20% बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि 120% मिलेगा, 40% बढ़ा 140% मिलेगा। उसी तरीके से 32.25% बढ़ा, इसका मतलब 132.25% हमारी वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी, आगे ले जानी होगी। और वो वैल्यू हमारी कौन सी थी? तो कॉस्ट प्राइस 22,500, और जिसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट था। और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, टाइम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिजिटल सम में ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। डी को भी चेक कर लेते हैं, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 6 28, 28 2 30, 30 5 35, 35 का मतलब यहाँ पे 18, यानी एकदम 100% इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सिर्फ आंसर नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ताकि अगर आप दोबारा ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ आप मेरे भी दिमाग और मेरे भी आइडियाज को आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, सिर्फ आंसर मेरा बताने का पर्पज नहीं, वो क्वेश्चन लाएंगे तो उस क्वेश्चन के नियम और उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए, हालांकि एक सवाल में कई नियम नहीं, कई तरीके सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो आपको आपके तक पहुंचने का जो सबसे सही रास्ता है वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बताऊं, जिसमें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी सिर्फ हम कहें कि ये ऑप्शन से चेक कर लो, ये कर लो, तो आपके लिए बाउंस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, और ये फायदा आप लोगों के लिए करेगा जो आप कभी पीछे पढ़े होंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। आगे बोला हुआ कि कर्ण श्याम से दुगनी तेजी से कार्य करता है। दुगनी तेजी से ये कार्य है, कार्य का मतलब कि इफिशियंसी है। अगर दुगनी तेजी से अगर कोई काम करता है, यानी कि क्षमता दुगनी है, क्षमता दुगनी है तो समय आधा होगा। अब आप ऐसे समझिए, एक साथ कार्य को करते हैं तो एक काम होता है 20 दिन में। आप बताइए कि करण है और श्याम है, करण के श्याम से दुगनी है, यानी कि करण 2 काम करेगा तो श्याम 1 काम करेगा, यानी कि करण और श्याम मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम होगा। और ये काम कितने दिन तक कर रहे हैं? 20 दिन तक, यानी कि 3 में हम 20 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल काम हो गया। इतने ही काम इनके द्वारा साथ में हुआ है। अब कह रहा है कि टोटल जो काम है 60, इसी 60 काम को करण अकेले करे। आप बताइए कि करण अकेले करेगा तो करण एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो कितना दिन लगेगा, यानी कि समय, टाइम। तो टाइम में कुल काम को ऊपर रखते हैं और जिससे काम करवाते हैं उसका काम नीचे रखते हैं, और करण का काम 2 है, इसलिए 60 में 2 से भाग दे देंगे, 30 दिन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 30 डेज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल की बात करें तो देखिए ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है। ये बेसिक एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम है। दिया गया है क्वेश्चन में कि the sum of two numbers is 72 if their HCF and LCM are 2 and 102, then what will be the sum of their reciprocal? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अगर मैं कहता हूं x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, अगर मैं कहता हूं a है तो इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा, अगर मैं कहता हूं 1/b है तो इसका रेसिप्रोकल b होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो 2 संख्या है, नंबर 1 और नंबर 2, उसको जोड़ने पर आ रहा है 72। मैंने कहा कि अगर एक नंबर x है और एक नंबर y है, तो सवाल में दिया है x प्लस y बराबर है 72, और x और y का HCF दे रखा है 2, और x और y का LCM दे रखा है 102। ठीक है,
तो कह रहा है कि x और y के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो भैया x और y का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। अब यही पूछ रहा है आपसे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे भाई आ जाएगा y प्लस x बटा में xy। अब यहीं पे समझने वाली बात है, यहीं पर समझने वाली बात है। वो बात क्या है कि x प्लस y तो क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ऑलरेडी के 72 है, और नीचे x इंटू वाई यानी दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया है। और आपको ये बात मालूम होगी कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वही होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स का मतलब पहला नंबर और दूसरा। तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 2 इंटू 102 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 36 हो जाएगा। यहां से 4 ये 2 से फिर काट देते हैं, ये 18 हो जाएगा। ये 2 से काट देंगे 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 51। फिर 3 से 3 छक 18, 17 51। 6/17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे इसका तो ऑप्शन ही नहीं लिखा है। ओ कोई बात नहीं, चलिए ऑप्शन नहीं है, 6/17 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, 6/17 इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट दिया गया है दो संख्याओं का रेशियो 6:7 है और उनका एचसीएफ 21 है, तो दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात करें। आप एक बात समझिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम। सिंपल सा मतलब। ठीक, दूसरी चीज 6 और 7 का एलसीएम अगर हम यही नंबर सोच लेते हैं तो 6 और 7 का एलसीएम 42 हो जाएगा। एक बात तो कंफर्म है कि जो भी हमारा नंबर आएगा वो 42 से कटने वाला ही आएगा। तो 42 से ये नंबर कट जा रहा है, 42 से ये नहीं कटेगा, 42 से ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, 42 से ये कटेगा। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से ही कोई एक आंसर होगा। अब बात करें इस पे रख करके, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशियो का मतलब हो गया 6 7 42 इंटू एचसीएफ और एचसीएफ दिया है 21, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 4 21 चौक 84 और 84 और 4 21 चौक 84, 84 और 4 88, 882, 882 यानी करेक्ट। ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। ठीक है, तो 42 से कटने वाला ये भी नंबर है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 882। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जब रेशियो मालूम हो, जब भी रेशियो मालूम हो और एलसीएम मालूम हो, दो नंबर का रेशियो मालूम हो और उसका एचसीएफ मालूम हो, तो रेशियो को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा हो गया 882। आप इसको ऐसे भी समझिए कि ये 42 है इनका लसा और ये 21 है, तो 6 और 7 का एचसीएफ करोगे तो 1 आएगा और 1 की वैल्यू 21 है, तो 6 की वैल्यू 21 गुणे 6 हो जाएगा और 7 की वैल्यू 21 गुणे 7 हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर होंगे और इनका एलसीएम निकालोगे तो ये 882 आ जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट, रेशियो के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। टीना और सीना की इनकम का रेशियो 2:3 है। टीना और सीना, टीना एंड सीना, इनकम का रेशियो, इनकम, इनकम का रेशियो 2:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:5। ठीक है, और कह रहा है कि सेविंग में ये भी 1000 रुपए की बचत कर रही है और ये भी 1000 की बचत कर रही है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, पहले तो आप किसी एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि इनकम को आप एक्सपेंडिचर बना लीजिए, तो इनकम को एक्सपेंडिचर बनाने के लिए क्या करना होगा, सेविंग माइनस करनी होगी, या इनकम में से सेविंग निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और फिर उस रेशियो को करेंगे तो इधर भी फ्रैक्शन लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो सीधे सीधे हम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का ही फॉर्मेट बता दे रहे हैं। क्या करना है
इनका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 5 दूना 10, 3 तिरिका 9, और इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा 3000। ठीक, तो इनका जो डिफरेंस आता है वही नीचे वाले का डिफरेंस होता है। तो 10 9 में 1 का अंतर आ रहा है और इधर 2000 का अंतर आ रहा है, 2000 का। तो एक रेशियो पर 2000 क्वेश्चन में तो क्या पूछा है, टीना की आय बताइए, टीना की आय, और टीना की आय बच्चा 2 है और 1 बराबर 2000, तो 2 बराबर हो जाएगा 4000 और 4000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसएससी जीडी 2023 23 जनवरी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये अक्सर पूछता रहता है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहां पे रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है कि दिया गया है कि यदि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0। अच्छा, जीरो कब आता है, जीरो कब आता है, जब दोनों की वैल्यू थीटा के रूप में रखने पर सेम आ जाए। तो कौन सा ऐसा थीटा होगा जो कॉसेक और सेक दोनों में सेम वैल्यू देता है, तो आप कहेंगे कि सर 45 डिग्री अगर हम लेते हैं तो सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है। सेक 45 डिग्री बराबर होता है कॉसेक 45 डिग्री, यानी कि थीटा यहां पर 45 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा का मान 45 रख लेंगे तो ये 45 दूना 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो इधर हो जाएगा 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू रखेंगे 90 तो ये 0 होता है, और जब ये cos 90 0 होगा तो 0 इंटू 3 बराबर ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 0 बराबर अल्टीमेट इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सारे एक ही शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन मैंने अभी लिया है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा करके मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप इसको जरूर से जरूर, सिर्फ इसी से काम नहीं चलने वाला है, लेकिन जब भी आपको खाली वक्त मिले एक बार इसके आसपास जरूर भटकिए, इससे आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उसमें एक आइडिया मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल की बात करते हैं। बहुत इजी सा सवाल है। दिया गया क्वेश्चन में है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से टू ए बी घटाना है। सिंपल सा मतलब आप ये समझिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर आप 2ab घटाते हैं तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा आपके पास। ये a है और ये b है, चूंकि ये दोनों जगह पे सेम है तो यही घटाया गया है, तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और a का मतलब साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चा 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप एक बार दो बार वीडियो है उसको आप रोक करके रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर किसी सवाल में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसी सवाल को हम नेक्स्ट क्लास में उसी टाइप के सवाल फिर शामिल करेंगे और फिर आपको उसके प्रॉब्लम को या उसके डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले इसके क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।